दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जहाँ तक आप लोगों को पता है कि मैं आधुनिक भारत का पूर्वावलोकन की सीरीज़ लेकर आई हूँ। इस क्रम में हमारा पाँच टॉपिक हो गया। आज हमारा 6वां टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो आइए थोड़ा कुछ शॉर्ट नोट से देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाले ब्राउन ब्रेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण दमदम, अम्बाला और सियालकोट में दिया जाने लगा। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को दाँत से काटना होता था, जिसमें कारतूस के ऊपरी भाग को दाँत से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल की सेना में अफवाह फैल गई थी कि चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म भ्रष्ट करने के लिए का एक निश्चित प्रयत्न है। यह घटना भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों सार्जेंट मेजर जेम्स थॉर्नट ह्यूसोन और लेफ्टिनेंट एडजुटेंट बेम्पेड हेनरी वॉ लेफ्टिनेंट एवं एडजुटेंट बेम्पेड हेनरी बाग पर हमला किया। उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। अंग्रेजों द्वारा 6 मई 1857 को 34वीं बंगाल NIT रेजिमेंट की 7 कंपनियां भंग कर दी गईं और अपराधियों को दंड दिया गया। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन की घिनौनी नीतियाँ थी, जिससे तंग आकर विद्रोह की ज्वालामुखी फूट पड़ी। एल्गो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूसों को 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण कारण बताया, परंतु आधुनिक भारत के इतिहासकारों ने सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारक या सबसे महत्वपूर्ण कारक नहीं था। चर्बी वाले कारतूस और सैनिक विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी, जिसने उन समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे, इन सब ने मिलकर 1857 के विद्रोह में आग लगा दी और जिसने दावानल का रूप धारण कर लिया था। मेरठ में 24 अप्रैल 1857 की घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। कर्नल करमाइकेल स्मिथ ने चर्बी वाले कारतूस भारतीय सैनिकों को देने का आदेश दिया, जिससे दांत के सहारे खोलना पड़ता था। अतः इससे नाराज 3वीं बंगाल नेटिव कैवलरी रेजिमेंट लाइट कैवलरी के 90 से 85 सैनिक ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने के खिलाफ बगावत कर दी और 9 मई 1857 को मेरठ के परेड ग्राउंड में इन बगावती सैनिकों का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। इस कार्रवाई से नाराज विद्रोही सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया और इस घटना के साथ 1857 की क्रांति का शंखनाद हुआ। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवा के वे दिल्ली की ओर चल पड़े। मेरठ डिवीजन के कमांडिंग मेजर जनरल विलियम हैविट के पास उस समय लगभग 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने के लिए कोई त्वरित प्रयास नहीं किया। 11 मई 1857 के विद्रोह ने दिल्ली के नगर और किले लाल किले पर अधिकार कर वृद्ध मुगल बादशाह को प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने अपना नेता और हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। 12 मई 1857 को मुगल बादशाह ने विधिवत विद्रोह को अपना समर्थन दिया और संरक्षण दिया, जिसने 1857 के संघर्ष को एक औपचारिक नेतृत्व और वैधता प्राप्त हुई। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व रोहिल्ला सरदार हाफिज रहमत खान के वंशज खान बहादुर ने 1857 की रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय द्वारा जारी एक फरमान के तहत उन्हें कटेहर रुहेलखंड के नाजिम के पद पर नियुक्त किया गया। रानी लक्ष्मीबाई, मूल नाम मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था, जो वर्तमान वाराणसी में है। उनके पिता मोरो पंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की अंतिम मराठा गंगाधर राव की विधवा थी, जबकि उत्तराधिकार के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी। तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। अंग्रेज जनरल यूरोस से लड़ते हुए 18 जून 1858 को वे वीर गति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर यूरोस ने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई अकेली औरत मर्द है। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ स्थानीय सिपाहियों
स्थानीय सिपाहियों की बगावत से 30 मई 1857 को हुआ। आगे चलकर विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिजलिस कादिर ने कदरों को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अंत में 21 मई 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट सहित ब्रिटिश भारतीय रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ में पुनः अधिकार कर लिया। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब या धोदो पंत या पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तथा तात्या तोपे से बहुत सहायता मिली। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। इन्हें क्रांति दूत के नाम से जाना जाता है। तात्या तोपे 1814 से 1859 को रामचंद्र पांडुरंग नाम से भी जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के एओला गांव में हुआ था। इनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वो पारो के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया गया। सैन्य अदालत ने अपने निर्णय में उन्हें दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। तदुपरांत 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के परेड ग्राउंड में उन्हें फांसी दे दी गई। 1857 के जगदीशपुर के विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर वर्तमान भोजपुर में से संबंधित हैं। उन्होंने असम में 1857 की क्रांति के समय दीवान मणि रामदत्त ने यहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कपिलेश्वर सिंह को राजा घोषित करने के विद्रोह में शुरुआत की थी। अंतिम राजा के पौत्र कपिलेश्वर सिंह को राजा घोषित करने के विद्रोह की शुरुआत की, किंतु विद्रोह फैलने से पूरी सरकार को उनकी योजना का पता चल गया, जिससे विद्रोह को दबा दिया गया। 1858 में मनी राम को फांसी दे दी गई। अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद अयोध्या से 1857 के विद्रोह में अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चिन्नापट्टनम के रहने वाले थे और बाद में फैजाबाद अयोध्या में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों के आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में सर थॉमस सीटोन ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति और विद्रोहियों के सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 1869 को दिल्ली में हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। संकट के समय कैनिंग ने कहा कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाते तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। 1857 का विद्रोह बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर यह विद्रोह पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों और वर्गों तक अपनी लपेट में ले सका। दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत जो है, दक्षिण और पूर्वी पश्चिम का अधिकांश भाग इस विद्रोह का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर का होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, पटियाला नाभा और जिंद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों और सरदारों ने तूफान के आगे बांध तरंग रोधक का काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने न कोई रुचि नहीं ली और इस महासागर की सफलता के प्रमुख कारणों में से एक था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर था तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त प्रथम वायसराय था। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग के कार्यकाल में ही इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो है कैनिंग के काल में ही पारित हुआ था। द्वारा 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कैनिंग के कार्यकाल में ही इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत उन्हें हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय ही पारित हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनिटी के नाम से भी अभिहित किया जाता है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में मेजर जनरल सर जॉन बेनेट हैरिसे
मेजर जनरल सर जॉन बेनाटो हैरिस के कमांडिंग ऑफिसर थे। जिस समय 1857 की क्रांति हुई, विस्काउंट पॉम्पटन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1855 से 58 तक था और 1859 से 1865 तक था। 1857 के विद्रोह की सफलता का प्रमुख कारण था कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। नेताओं में कोई संगठन की भावना नहीं थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई थी। इनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूरा अभाव था, जिनमें अनुशासन की कमी थी। कभी कभी तो वो अनुशासित सेना के बजाय दंगई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक भविष्योन्मुखी कार्यक्रम नहीं था। सुसंगत विचारधारा और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेज द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी मॉन्टगोमरी तथा ब्रिगेडियर जनरल नील की मृत्यु हो गई। तो दिल्ली में मृत्यु हुई थी निकलसन की, और लखनऊ में हेनरी मॉन्टगोमरी और जनरल नील की मृत्यु हुई। मेजर जनरल हैवलॉक ने लखनऊ में विद्रोहियों को पराजित करने में केंद्रीय भूमिका निभाई। हालांकि उसकी मृत्यु नवंबर 1857 में पेचिश से हुई थी। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। इन्होंने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले ने के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन जो है एस.एन. सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 1957 में प्रकाशित हुई थी। सर सैयद अहमद खान द्वारा उर्दू भाषा में लिखित असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार को 1857 में विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने ये कार्य करने से इनकार कर दिया था। अपनी पुस्तक द सिपोय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से 1857 में प्रकाशित हुआ था। मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था कहा था। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद प्रयागराज में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया गया, जिसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके शासन का सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। इस घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी गई थी। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, एक समान कानूनी सुरक्षा को उपलब्ध कराना आदि था। देशी राजाओं के अधिकारों, गरिमा और सम्मान की बात भी इसमें घोषणा में की गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान ही भारत सरकार ने भारतीय फौज का नवगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन या पील आयोग का गठन किया था, जिसमें सेना के रेजिमेंट में विभिन्न जाति समुदाय को मिश्रित करने के सिद्धांत को अपनाने की सिफारिश की। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई। भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास और बम्बई में 1:3 का अनुपात रखा गया। भारत 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जो है बंगाल, बिहार और अवध के उच्च जाति हिंदुओं से हटकर अंग्रेजों द्वारा लड़ाकू नस्लें कहे जाने वाले लोगों, विशेष रूप से बंगाल, बिहार और अवध के उच्च जाति के हिंदुओं से हटकर अंग्रेजों द्वारा लड़ाकू नस्लें कहे जाने वाले लोगों, विशेष रूप डोगरा, जाट, राजपूत और बलूचियों, गढ़वाली, गोरखा, सिखों से लिया। डोगरा जाट, राजपूत, बलूचियों, गढ़वाली, गोरखा और सिखों से लिया। चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन कर लेते हैं। 1857 अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब सार्वजनिक हुआ था? तो 1856 में, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन ब्रेस के स्थान पर नवीन न्यू एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण दमदम, अम्बाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को दांत से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल में अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जाँच किए बिना ही इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म भ्रष्ट करने के लिए एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का तात्कालिक कारण था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो यह था अंग्रेजों द्वारा धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना हुई थी, तो ये हुई थी बैरकपुर में।
29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारी सार्जेंट मेजर थर्नटन हाउस और लेफ्टिनेंट एजुटेंट बेम्पड़े हेनरी वॉक पर हमला कर दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। मंगल पांडे और 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट की 5वीं कंपनी के सिपाही थे। मंगल पांडे कहाँ के पल्लू से जुड़े हुए थे, तो ये बैरकपुर से। मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं नेटिव से 14वीं। अठारह के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो ये बख्त खां को दिया था, बख्त खां को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वितीय ने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया। बख्त खां एक पख्तून था तथा ईस्ट इंडिया कंपनी में वो सूबेदार के पद पर था। कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह द्वितीय ने अपने बड़े पुत्र मीजी मुगल अथवा मीजी जहरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खां के पास था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो ये था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ थी, जिससे तंग आकरण तथा विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ी। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पर टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमियों की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है, तो W.S. रसेल थे। W.S. रसेल ने लिखा है। 1857 में लंदन में प्रकाशित टाइम्स समाचार पत्रों में W.S. रसेल ने लिखा है कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्वक दृष्टि से नहीं देखता था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। मेरठ से 24 अप्रैल 1857 की घटना भारतीय इतिहास की एक मील का पत्थर साबित होगा। कर्नल करमाइकेल स्मिथ ने मेरठ में चर्बी वाले कारतूस भारतीय सैनिकों को देने के आदेश दिया। इसे दांत के सहारे काट पर फोड़ना पड़ता था, अतः इससे नाराज होकर 3री बंगाल नेटिव कैवलरी 3री रेजिमेंट लाइट कैवलरी के 90 से 85 सैनिकों ने इस कारतूस के इस्तेमाल करने के खिलाफ बगावत कर दी और 9 मई 1857 को मेरठ के परेड ग्राउंड में इन बगावती सैनिकों का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। इस कार्रवाई से नाराज होकर बगावती सैनिकों ने 10 मई को मेरठ में विद्रोह कर दिया और मेरठ में इसी घटना को 1857 की क्रांति का शंखनाद कहा जाता है। 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम हुआ था मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। पहली घटना थी। 11 मई को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर के नाना साहब 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने अवध में हुए विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया और वे 18 जून को 1858 को शहीद हो गई थी। 1857 की क्रांति के 2 महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए थे? नाना साहब और बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब और बेगम हजरत महल ने ब्रिटिश शासन के विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाना साहब कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु ब्रिटिश सेना ने कानपुर पर अपना कब्जा कर लिया और 1859 में वे नेपाल की ओर भाग गए। हालांकि उनके अंतिम समय के विषय में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। जहाँ कुछ स्रोतों के अनुसार उनकी मृत्यु नेपाल में 1859 में हुई और वहीं कुछ स्रोतों का मानना है कि उन्होंने छिपकर अपना शेष जीवन व्यतीत किया। अवध के अपदस्थ नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया और लखनऊ में 1857 का विद्रोह किया, किंतु जब 1858 में ब्रिटिश सेना ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया तो वे नेपाल भाग गई, जहां उनकी मृत्यु 1869 में हो गई, 79 में हो गई, सॉरी। निम्नलिखित में कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने वाले सिपाहियों को आदि भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की क्षमता सभी है बिहार का अधिकारियों की क्षमता। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश तथा भत्ता, डाक भत्ता, रोकथाम आदि कारक ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही को विद्रोही बनाने के कारण थे, जिसकी परिणति 1858 की क्रांति में ज्ञातव्य के अधिकारियों का क्षमता इसका कारण नहीं था, यद्यपि अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार ने अवश्य से भटकाया था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी।
1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो सबसे पहले अंग्रेजों ने दिल्ली को ही किया था। ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकल्सन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को पुनः प्राप्त कर लिया गया था और 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर ब्रिटिश कब्जे आधिपत्य में ले लिया गया। 1857 के बरेली के नेता कौन थे? खान बहादुर। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व रोहिल्ला सरदार हाफिज रहमत खान के वंशज खान बहादुर 1857 के विद्रोह के रहनुमाई थे। अद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाली और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया 40,000 सैनिकों के साथ। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने एक फरमान द्वारा खान बहादुर को कटेर रुहेलखंड में अपना निजाम या सूबेदार नियुक्त किया। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदू मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और सुयोग्य राजनीति के गुणों का प्रदर्शन किया। 1857 में बरेली में उत्तर प्रदेश की क्रांति का कौन नेता था? तो बरेली में थे खान बहादुर खान। महालक्ष्मी बाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में है। महालक्ष्मी बाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में, जबकि इनकी मृत्यु जो है 18 जून 1858 को हुई थी ग्वालियर में महारानी की समाधि है। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी। जन्मस्थली वाराणसी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था फिरोज का। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्रीगणेश पर झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गए। यहाँ तात्या तोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल हीरोज से लड़ते हुए 18 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर हीरोज ने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई अकेली औरत मर्द है। 1857 के विद्रोह में लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो लखनऊ वही बेगम हजरत महल। 30 मई को 1857 को प्रारंभ हुआ था। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किसका नेतृत्व लखनऊ से किया था? तो बेगम हजरत महल। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद से थे मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी। यहाँ के विद्रोह को ब्रिगेडियर जनरल नील ने समाप्त किया था। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। केवल अवध से ही 75,000 सैनिक थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन थे? तो तात्या तोपे थे। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब का सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या तोपे था। अजीमुल खान सलाहकार थे, ये नाना साहब के सलाहकार थे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तात्या तोपे को रामचंद्र पांडुरंग 1814 से 1869 तक इनका कार्यकाल था कि रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाने जाते हैं। 1857 में भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के ये ओला गाँव में हुआ था और वे अपने पिता पांडुरंग राव के साथ बिठूर आ गए थे, जहाँ वे पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र नाना धोधो पंत, जिसे नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, कि मित्र बन गए। 1851 में वे पेशवा बाजीराव सेकंड की मृत्यु के उपरांत डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता बाजीराव सेकंड के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या तोपे पहले से ब्रिटिशरों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक टुकड़ी को पराजित कर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या तोपे स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कल्पी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाए। दोनों मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल हीरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में उन्हें हराया जिनमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे सांगौर और नर्मदा क्षेत्र तथा खाना देश और राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 वर्ष तक अंग्रेजी सेना उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़ा दिया जब वो पारो के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और उन पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया गया। सैन्य अदालत
अदालत ने अपने निर्णय में उन्हें दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। तदुपरांत 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी के परेड ग्राउंड में उन्हें फांसी दे दी गई। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो वो थे बिहार से। 1857 में जगदीशपुर वर्तमान भोजपुर जिले में स्थित विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह का संबंध वर्तमान बिहार राज्य से उन्हें अदम्य शौरवीर और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया गया है। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता था। उन्होंने शाहाबाद एवं आरा के क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कल्पी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया और अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अंततः बिहार के विद्रोह को पटना डिवीज़न कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विंटेज आयर द्वारा दबाया गया था। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से थे? तो ये जगदीशपुर से थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो किस जगह से शामिल हुए थे? तो आरा। 1857 के क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बिहार से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह ने। 1857 में बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। कितनी बार क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है दोस्तों? जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख विचार की थी। सर सैयद अहमद खान ने कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट लिखी थी। सही है। मंगल पांडे को 29 मार्च को 1857 को नहीं, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। ये गलत है। लखनऊ में हज़रत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। लखनऊ में बेगम हज़रत महल ने नेतृत्व किया था। ये भी सही है। बरेली में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया। ये भी सही है। 1, 3, 4 ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों। 1, 3, 4 का कोई ऑप्शन नहीं है। इस ऑप्शन गलत है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सैयद अहमद खान ने कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट पुस्तक 1858 में उर्दू भाषा में लिखी, जिसका अनुवाद आगे चलकर अनेक 2 यूरोपीय मित्रों और अंग्रेजी में किया था। इस पुस्तक में उन्होंने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण किया। मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, जिनका कारण 29 मार्च 1857 को उनके साथ ब्रिटिश अधिकारियों पर किया गया हमला था। हज़रत महल लखनऊ में अपने पुत्र बिरजिस कादिर के नाम से विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहब बरेली में विद्रोह का नेतृत्व नहीं किए थे, बल्कि उन्होंने कानपुर से नाना साहब कानपुर से। एक मिनट, नहीं दोस्तों, ये गलत है। ये भी गलत है। 2 और 4 दोनों गलत है। इसमें शायद मिस्टेक होकर पढ़ने में। यह गलत है, इसलिए उत्तर 1 और 3 सही है, जो विकल्प में नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। सही है। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तरदायी होने का मान्यता प्रदान की थी। नहीं, ये सही है। 1857-58 में बिहार के जगदीशपुर विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर जगदीश सिंह से संबंधित है। अंतकथन एक सही है। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अनुसार यदि किसी भारतीय शासक की मृत्यु बिना किसी जैविक पुत्र की होती है तो राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन कर लिया जाता था। 1853 में बिना किसी सैनिक उत्तराधिकारी के झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव के दत्तक पुत्र के रूप में गोद लेकर उसे झांसी का उत्तराधिकार घोषित किया, जिसे डलहौजी ने मानने से इनकार कर दिया और राज्य हड़प नीति के तहत 1854 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो वही राजपूत कुंवर सिंह थे। पटना के बिहार निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छीन गई थी, फलस्वरूप उन्होंने अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था।
परंतु अंग्रेजों द्वारा इसके दमन के बाद विद्रोही जगदीशपुर आ गए और कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया। हैदर अली खान और जियोधर सिंह ने गया में विद्रोहियों को संगठित किया था। हैदर अली खान, जियोधर ने। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो दीवान मणिराम दत्त थे। असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ दीवान मणिराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र करपेतेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र विद्रोह का दमन करके मणिराम को फांसी दे दी गई। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र था। ये था जगदीशपुर। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था। यहाँ जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व में संभाला और शाहाबाद में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर अपनी सरकार स्थापित की। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक संघर्ष जारी रखा। सारांश में कहा जा सकता है कि जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक बिहार महत्वपूर्ण असंतोष और सैनिक गतिविधियों का केंद्र रहा। कुंवर सिंह जैसे महत्वपूर्ण नेता 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस क्षेत्र में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। 1857 की क्रांति में और अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह। अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो ये था जयपुर। प्रश्नगत विकल्पों में 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था, शेष सभी थे। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो अंग्रेजों से संघर्ष किया था शहादत खान ने। 1857 में सादत खान ने इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया, किंतु त्रुटिवश इस विकल्प में सादत खान की जगह शहादत खान लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद अयोध्या से 1857 के विद्रोह का अपने नेतृत्व किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। यह मूलतः तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चिन्नापट्टन के रहने वाले थे। बाद में ये फैजाबाद आकर बस गए थे। इन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों को आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में सर थॉमस सीटोन ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण तथा दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। अदम्य साहस के गुणों से भरपूर तथा दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 का इनाम रखा था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्वक मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? तो ये फाजिल मोहम्मद खान थे। 1857 के विद्रोह के समय फाजिल मोहम्मद खान 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल में विद्रोहियों का नेतृत्व किया तथा बहादुरी पूर्वक संघर्ष करते हुए प्राण त्याग दिए थे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। विकल्पों में दिए गए शायरों में 1857 के विद्रोह में मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। किस सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था? आगरा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो आज़ादी की पहली लड़ाई में भगत सिंह भाग नहीं लिए थे। 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई में भगत में भाग नहीं लिया था, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और तात्या टोपे 1857 की लड़ाई में भारतीय जनमानस का नेतृत्व किया था। 1857 में निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? तो हजरत महल कुंवर सिंह, उधम सिंह नहीं थे, मौलवी अहमदुल्ला थे। उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। पंजाब के क्रांतिकारी थे तथा जलियांवाला हत्याकांड का बदला नहीं, लेकिन इन्होंने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओडायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी और जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। बेगम हजरत महल लखनऊ से, कुंवर सिंह बिहार से और मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। ग्वालियर के सिंधिया ने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों के वफादार रहे हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकार ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की और संकट के समय कैनिंग ने कहा कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गुल करना होगा। 1857 में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली।
जो इस महासमर की सफलता का प्रमुख कारण में से एक था। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते थे और प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित वर्ग उससे बिदककर दूर हो गए। शिक्षित वर्ग भारतीय देश के पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भर गया था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदार, पुराने शासकों और सतारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। कुछ समय बाद शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभव से जाना कि विदेशी शासन देश के आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुई, बल्कि उसने गरीबी और पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 के क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी थे। निम्नलिखित वर्गों में से 1857 की क्रांति के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो इसमें भाग नहीं लिए थे। इसमें ना तो खेतिहर भाग लिए, ना तो मतलब साहूकार भाग लिए थे और ना ही जमींदार भाग लिए थे। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश में यह भारतीय समाज के सभी अंगों और वर्गों को अपने अधीन नहीं ला सका था। दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिम भारत के अधिकांश भाग विद्रोह का विशेष प्रभाव नहीं रहा। भारतीय राजवाड़ों के अधिकांश शासक और बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे। वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राज पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख शासक, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदार और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने कहा था कि इन शासकों और सरदारों ने तूफान के आगे बांध या तरंग रोधक का काम किया, वरना तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। उच्च तथा मध्यम वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकेदार जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीर वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर और साहूकार थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर इस विद्रोह के शत्रु हो गए। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देशों का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे और उनके मन में गलत विश्वास था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। इनमें से किसी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत की थी, तो ये हैदराबाद के निज़ाम ने बगावत नहीं की थी, हैदराबाद के निज़ाम ने। उपयुक्त विकल्पों में हैदराबाद के निज़ाम ने कभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था। विजयनगरम के राजा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किए थे। तमिलनाडु के पोलिगारों द्वारा कई विद्रोह किए गए तथा त्रावणकोर के दीवान बेलथम्पी ने 1809 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो ये नहीं था चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। इन केंद्रों की अगुवाई के क्रमशः रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल ने की थी। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? तो आरा था। ये अप्रभावित था केवल मुंगेर, दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर था। 1857 के विद्रोह में बिहार के आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद थे, लेकिन मुंगेर इस क्षेत्र से प्रभावित नहीं था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें विपल्लों के नायक उनके काज हैं। तो बख्त खान दिल्ली 4, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह आरा 3, नाना साहब कानपुर 2, मौलवी अहमदुल्ला 1, 4 1 3 2 4 1 3 2 सही है। बख्त खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा, नाना साहब कानपुर। कुंवर सिंह जगदीशपुर 3, हजरत महल लखनऊ 4, खान बहादुर बरेली 2, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद 1। 3 4 2 1 3 4 2 1 सी सही है। कुंवर सिंह जगदीशपुर, हजरत महल लखनऊ, खान बहादुर बरेली, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची का कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई 4, लखनऊ में बेगम हजरत महल 3, कानपुर में आजिमुल्ला खां 2 और फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। 4 3 2 1 4 3 2 1 1 सही। झांसी रानी लक्ष्मी, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में आजिमुल्ला खां, फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह। कौन सा सम्मिलित नहीं है? संबलपुर सुरेंद्र साई, गंजाम राधा कृष्ण दंडी सेना, कश्मीर गुलाब सिंह, लखनऊ हजरत महल है। मौलवी लियाकत अली का जन्म 1817 में तत्कालीन इलाहाबाद के चेहल परगना के महगांव गांव में हुआ था। इन्होंने 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद के विद्रोहियों
इलाहाबाद से थे। इनमें से कौन 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? बेगम सक्रिय भाग लिया था। तो नाना साहब ने, हजरत महल ने, अहमदुल्ला ने, हजरत महल होंगी। ई सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब तथा फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, जबकि बहादुर शाह जफर की पत्नी जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोह में भाग लिया। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में सभी विकल्प सही होंगे। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की पत्नी जीनत महल की भूमिका 1857 विद्रोह में संदेहात्मक थी। ब्रिटिश सूत्रों के अनुसार वो विद्रोहियों की सहयोगिना होकर अंग्रेजों के साथ समझौता करने वाली तथा विद्रोह को कमजोर करने वाली कड़ी थी। हालांकि कुछ स्रोतों में कहा गया कि जीनत महल ने 1857 को विद्रोह के लिए दिल्ली के दरवाजे खोल दिए, किंतु इस कथन की पुष्टि किसी ऐतिहासिक स्रोतों से नहीं हुई है। नाना साहब कानपुर, नवाब हामिद अली दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ और मनीराम दत्त असम। 4 नाना साहब कानपुर, नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ, मनीराम दत्त असम। निम्नलिखित में से कौन 1857 विद्रोह के स्थान और विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है। मेरठपुर 10 मई, बैरकपुर 29 मार्च, झांसी 11 मई, लखनऊ से। इसका क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है दोस्तों। लखनऊ 30 मई, झांसी जून में 1857, मेरठ 10 मई को और बैरकपुर 29 को। 1857 विद्रोह में लखनऊ में विद्रोह 30 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था, न कि 4 जून को। 4 जून 1857 लखनऊ के कुछ मील दूर स्थित सीतापुर में विद्रोह हुआ था और झांसी में विद्रोह की शुरुआत जून 1857 में हुई थी। अतः दिए गए विकल्पों में विकल्प ए और बी दोनों गलत हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। भारत का गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के दिन नियुक्त प्रथम वायसराय था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के समय गवर्नर जनरल था कैनिंग। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन सा ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो ये था हैरिसन। 1857 की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सिपाही में मंगल पांडे के नेतृत्व में के विद्रोह के समय बैरकपुर के मेजर जनरल सर जॉन बेनेट हैस था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के समय 1858 में भारत गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने उत्तर पश्चिम प्रांतों की सरकारों का आपातकालीन मुख्यालय आगरा और इलाहाबाद बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन से थे? तो पामस्टन थे। जिस समय 1857 की क्रांति हुई ब्रिटेन में विस्काउंट पामस्टन, हेनरी टॉप, जॉन टेपल तृतीय विस्काउंट पामस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इसका कार्यकाल 1855 से 58 तथा 59 से 65 था। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो ये जुड़ा है, विद्रोह से नहीं जुड़ा है, सेंट लेगर वेलेस और सभी का। 1857 का विद्रोह में मुख्यतः किस कारण सफल हुआ था? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 के विद्रोह की सफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोह के नेताओं ने कोई संगठन की भावना देखने में नहीं मिली। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर कमजोर था, उसके द्वारा भारत के विभिन्न शासकों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर तुले भी हुए प्रतीत हुए, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूरा अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी। कभी कभी वे अनुशासित सेना की बजाय दंगई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर कोई भी संबंध नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाएंगी। उनके पास एक भविष्योन्मुखी कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य तथा भावी समाज की अर्थव्यवस्था के प्रति एक सुस्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। बहुत से स्थानीय सरकारों ने भी इस विद्रोह का समर्थन नहीं किया और अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे। विद्रोह में व्याप्त इन असंगतियों का लाभ अंग्रेजों को मिला और अपनी श्रेष्ठ सैनिक शक्ति और कुशल नेतृत्व के द्वारा भीषण विद्रोह को दबा दिया गया। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता,
विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम का अभाव, समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव, तो सभी सही है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सफल हुआ क्योंकि प्राय सिपाहियों के उद्देश्य में एकता में कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिशों का साथ दिया था। ब्रिटिश सिपाही कई अच्छे सच्चे संगठन थे, तीनों सही है। विद्रोह के समय भारतीयों में एकता का अभाव था, चाहे जो भी कारण रहे, किंतु विद्रोह के लिए घातक सिद्ध हुआ। विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने के लिए यह अकेली कमजोरी नहीं थी। भारतीय सिपाही बहादुर तथा या स्वार्थ रहित तो थे, पर उनमें अनुशासन और एकता का अभाव था। बम्बई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रहीं। अवध और रुहेलखंड तथा अन्य उत्तरी भाग के सामंती तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों जैसे पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता की। यूरोपीय इतिहासकार ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग के राजभक्ति की बहुत सराहना की। राजनीतिक और रणकौशल की दृष्टि से अंग्रेजी सेनाएं भारतीय विद्रोहियों से बहुत आगे थी। वे भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक सुसज्जित थी। 1858 के विद्रोह में सफलता का प्रमुख कारण था। अनेक राजपूत राज्यों 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों और क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल नील ने, हैवलॉक ने और हेनरी लॉरेंस ने। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में ब्रिगेडियर जनरल नील निकलसन घायल हुए और 23 सितंबर 1857 को उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी के रक्षा करते हुए सर हेनरी मॉन्टगोमरी लॉरेंस और ब्रिगेडियर जनरल नील की मृत्यु हो गई। मेजर जनरल हैवलॉक ने 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोहियों को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किंतु उनकी मृत्यु लखनऊ में विद्रोहियों के हमले से नहीं बल्कि 1825 से हो गई थी। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। दोनों सही है दोस्तों, दोनों सही है। स्पष्टीकरण है, दोनों सत्य है। इसका स्पष्टीकरण है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के कई कारण थे, परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण अधिकांश देशी रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दी थी जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के रूप में बताया। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। सर जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें न कोई राष्ट्रीय नेतृत्व, न कोई स्थानीय नेतृत्व था, न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। इसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी, ये बी.डी. सावरकर ने कहा था। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो ये दिया था बी.डी. सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो बी.डी. सावरकर ने। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था बी.डी. सावरकर ने। 1857 का विद्रोह किसने पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था? बी.डी. सावरकर ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो एस.एन. सेन थे। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सिंह ने अपनी पुस्तक 1857 प्रकाशित की थी 1957 में। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लवों के कारण को लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान उर्दू भाषा में लिखी असबाब बगावत हिंद में 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 विद्रोह के कारण की चर्चा की गई थी। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न तो स्वतंत्रता संग्राम था। ये कौन था? मजूमदार ने आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपोई ऑफ द रिवोल्ट 1857 को स्वतंत्रता के रूप में 1857 में प्रकाशित हुआ था। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को बोला कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता था? तो ये मजूमदार ने।
किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? मजूमदार ने। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। क्रांति नहीं माना था, कौन नहीं? मजूमदार ने। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद रूढ़ावस्था में थे। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार थे आर.सी. मजूमदार और एस.एल. सेन। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और एस.एल. सेन जैसे इतिहासकार 19वीं शताब्दी मध्य भारतीय राष्ट्रवाद को रूढ़ावस्था मानते थे। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, ये सही है। 1857 के परिणामस्वरूप भारत शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकल ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। इसकी शासन प्रणाली में भी आमूल परिवर्तन किए गए। 1857 की क्रांति के संदर्भ में सी की अवधारणा सही है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1857 को की थी। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1857 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, जिसके तहत एक मंत्री भारत का राज्य सचिव और 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो देशी रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया था, यही बस पूरा किया था। 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण महारानी विक्टोरिया को घोषणा थी। 1 नवंबर 1858 के इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी, जिसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक तथा लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना शामिल था। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय तथा विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया। देशी राजाओं के अधिकारों, गरिमा और सम्मान की बात की गई थी। महारानी विक्टोरिया की घोषणा का उद्देश्य क्या था? तो ये था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने में किसी भी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश कानून के अंतर्गत रखना। ब्रिटिश सरकार ने 1858 में एक अधिनियम लागू किया, जिसे भारत सरकार अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों का प्रबंध सीधे अपने हाथों में ले लिया। इस अधिनियम के द्वारा 1858 में महारानी विक्टोरिया को एक घोषणा की भारत में वायसराय महारानी के नाम पर शासन करेंगे। उसे लंदन से प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम से निर्देश मिलेंगे। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई, जिसका अर्थ था कि वो ब्रिटिश राजा सम्राट के प्रतिनिधित्व संचय में भारत पर ब्रिटिश सर्वोच्चता सुदृढ़ रूप से स्थापित कर दी गई। साथ ही रानी विक्टोरिया द्वारा की गई घोषणा से देशी राज्यों को यह आश्वासन दिया गया कि उनका अस्तित्व बना रहेगा। स्पष्ट है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार पर परित्याग करने की घोषणा की गई। द ब्रिटानिका द्वारा प्रकाशित द हिस्टोरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में ब्रिटिश संकर 261 को लिखे थे कि द अनाउंसमेंट रिजर्व लॉर्ड टोलहौसी पॉलिसी द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन थ्रू प्रिंसिपल। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो पील आयोग था। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए जुलाई 1857 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों में विभिन्न जाति समुदायों को मिश्रित करने का सिद्धांत अपनाने की सिफारिश की। यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 से पूर्व 45,000 थी, जो अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों की तथा भारतीय सैनिकों को एक समय 2 में तक मद्रास और बम्बई में एक समय 3 अनुपात में रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। ये थे गोरखा, सिंध और पंजाबी। गोरखा, सिख और पंजाबी प्रांत से 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन बंगाल, बिहार और अवध की उच्च जातियों से के हिंदुओं से हटाकर अंग्रेजों द्वारा लड़ाकू नस्लें कहे जाने वाले डोगरा, जाट, राजपूत, बलूची, गढ़वाली, गोरखा, सिख, पंजाब के उत्तर प्रांत से लिया गया। 1857 को भड़काने में उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने संदेश की दृष्टि देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल की सेना का 60% सैनिक अवध तथा उत्तर पश्चिम प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। विद्रोह के समय बंगाल की सेना का 60% अवध तथा उत्तर पश्चिमी यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र द्वारा सेना का पुनर्गठन किया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। आज का टॉपिक दोस्तों यही खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।